हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको 10 मिनट के अंदर कंप्लीट सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990। 1947 में आजादी मिलने के बाद जो अगले 40 साल थे 50 टू 90, उसमें सारा का सारा बागडोर इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में था। जो प्रॉब्लम पहले अंग्रेज क्रिएट कर रहे थे वो प्रॉब्लम अब क्रिएट नहीं होनी चाहिए थी। सरकार ने उस हिसाब से कंप्लीट इकोनॉमिक प्लानिंग करी। जो मेन प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट के आगे वो था कि आजादी मिलने के बाद इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना, इकोनॉमी का पुनर्निर्माण करना। तो ये डिसाइड करना है कि हमारी इकोनॉमी का सिस्टम कैसा होगा। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेस हैं उनको किस तरीके से यूज करेंगे ताकि इकोनॉमी में उसको सप्लाई कर सके और इकोनॉमी को इंप्रूव कर सके। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू अरेंजमेंट बाय व्हिच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑन इकोनॉमी आर सॉल्व। सेंट्रल प्रॉब्लम तीन होते हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और किस किस टेक्नोलॉजी से उसको बनाना है। अगर ये सेंट्रल प्रॉब्लम प्राइवेट प्रोड्यूसर सॉल्व करेंगे विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जब यही सेंट्रल प्रॉब्लम गवर्नमेंट सॉल्व करती है थ्रू द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, उसको बोलते हैं सोशलिज्म या सोशलिस्टिक इकोनॉमी। और जब यही डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस सॉल्व करती है गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, तो इसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। यहां पे प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर दोनों मोटिव होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग लाया गया, प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया, 5 ईयर प्लान बनाया गया 1950 में। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है? कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करेंगे डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी इन होल कंट्री टू मेक इकोनॉमिक प्लान इफेक्टिव। सरकार ने बनाया 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। एक कमीशन सेटअप किया 1950 में, प्लानिंग कमीशन। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। तो जब जब प्लानिंग कमीशन तो बहुत आगे 2012 तक चला, तो जिस पीरियड में जो भी प्राइम मिनिस्टर थे वो वहां पे चेयरमैन बने। ऑब्जेक्टिव क्या था प्लानिंग कमीशन का? रैपिड राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, इंक्रीज प्रोडक्शन, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी। फर्स्ट 5 प्लान लॉन्च हुआ 1951 में, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। और ऐसे करते करते 12 प्लान बने। 12th 5 प्लान 2012 से 17 तक चला, जो कि आखिरी प्लान था। उसके बाद नीति आयोग आ गया पिक्चर में। प्लान हॉलीडे, ये 3 साल जो थे वो प्लान हॉलीडे थे। ड्यू टू फेलियर ऑफ थर्ड फाइव वाला प्लान हमारा फेल हो गया, पाकिस्तान से वॉर भी चल रहा था। तो ये जो 3 ईयर थे इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे। जो प्लान 20 साल के अंदर अचीव होते हैं, जैसे झुग्गियों को हटाना, गरीबी मिटाना, ये 2 4 5 साल में नहीं होगा, उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहां के भी चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और सारे स्टेट्स के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं और जो क्लास एलजीज हैं यूटी के, वो सबके सब आके मिलते हैं और डिस्कशन का मुद्दा बनता है कि भी हम कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इकोनॉमी की। तो नीति आयोग आया कब? 1 जनवरी 2015, जिसने रिप्लेस किसको किया? प्लानिंग कमीशन को। ये जो लॉन्ग टर्म 5 ईयर प्लान है, जो पंचवर्षीय योजना है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, गोल क्या था? शॉर्ट में जेम्स, इकोनॉमी को ग्रो करना। इकोनॉमी जब ग्रो करेगी ना तो अपने आप ही लोगों की इनकम ग्रो होगी। इक्विटी, गरीब अमीर के बीच के फासले को कम करना। हर सेक्टर के अंदर, नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, हर सेक्टर के अंदर जो है वो मॉडर्नाइजेशन लेके आना। अगर आज आप ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ रहे हो तो ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से पढ़ रहे हो। अगला है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, कम से कम चीजों के लिए हमें बाहर किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। दीज आर द 4 मेन गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान। 1950 से 1990 हमारा एग्रीकल्चर की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे एग्रीकल्चर के अंदर? जमीन ज्यादा होने के बावजूद भी आउटपुट कम था, बहुत ज्यादा बारिश पे डिपेंड होते थे। बारिश अच्छी होगी फसल अच्छी होगी। गांव में परिवार में 4 लोग हैं, काम 2 की है, लेकिन चारों को चारों काम कर रहे हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे अधिक लोग काम कर रहे हैं जितने की वहां पे जरूरत है उससे। लोगों के पास जमीन बहुत थी लेकिन दूर दूर एरिया में, थोड़ी यहां थोड़ी वहां थोड़ी वहां। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, आजकल की जगह पे जमीन लोगों के पास एक ही जगह पे होती है, पहले बिखरी हुई होती थी अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में। लड़ाई झगड़ा होता था लैंडलॉर्ड और टेनेंट में। ऑब्वियसली जो लगभग 200 साल जो इन्होंने हमारा बिगाड़ा है वो
50-60 साल में, 10-5 साल में तो खत्म होगा नहीं। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता था लैंडलॉर्ड टेनेंट में, और लोग जो खेती बाड़ी करते थे वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए करते थे, अपना जीवन व्यापन के लिए खेती बाड़ी करते थे। उनके माइंड में ये नहीं था कि इसको अनाज को बेचेंगे, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते अपने अपने परिवार के लिए। दीज आर द फॉलोइंग मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लेके आई, यानी जो भी रूल रेगुलेशंस थे जमीन की रिगार्डिंग पुराने, उनको खत्म करना, उनको ठीक करना, उनमें सुधार करना। जो लैंड रिफॉर्म्स आया उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इंटरमीडिएट्स खत्म कर दिया। भाई तुम्हारी जमीन है, तुमने जमीन पे खेती बाड़ी करो। जमीन नहीं है तो सरकार उनको जमीन देती थी कि आप जो है किसी और जमींदार के खेत में जाके खेती बाड़ी मत करो, पेजेंट्स या टेनेंट कह लो या किसान कह लो, अपनी खेती पे, अपनी जमीन पे खेती बाड़ी करो। रेंट को रेगुलेट कर दिया 1/3, यानी कि अगर कोई जमींदार किसी से काम करवाता है तो 1/3 रेंट अपनी जमीन का ले सकता है। 3 लाख का फसल अगर होगा तो वो 1 लाख से ज्यादा अपने पास रखेगा नहीं, 2 लाखों से किसान को देना पड़ेगा। लैंड सीलिंग, जिनके पास एक लिमिट से ज्यादा जमीन थी सरकार उनको सीज कर लेती थी, लेकिन लैंड सीलिंग का लोगों ने कई लूपहोल निकाल लिए, लोगों ने जमीन किसी और के नाम कर दी, प्रोटेस्ट किया बहुत सारा। अगला है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, अलग अलग जगह पे जमीन थी उन सबको लेके एक ही जगह पे इकट्ठे लोगों को जमीन दे दी और लोगों से बोला कि भाई मिलजुल के फार्मिंग करो, मिलजुल के खेतीबाड़ी करो, ग्रुप में खेतीबाड़ी करो। These are the following measures taken by the government। इसको बोलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए। देखो ध्यान रखना 1960 से पहले हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड थे। अमेरिका का लॉ था पब्लिक लॉ 480। तो ये जो पीएल 480 उसके तहत अनाज जो है हमें सस्ते रेट पे, ना के बराबर रेट पे अमेरिका हमें दे रहा था, वो पैसा इंडिया में ही वापस इन्वेस्ट भी कर रहा था। तो हमारा फायदा था, हमें सस्ते में अमेरिका से अनाज मिल रहा था। लेकिन हम अमेरिका पे बहुत ज्यादा डिपेंड होते चले गए। तब जाके 1965 के अराउंड हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएगा, हरित क्रांति। ये जो हरित क्रांति आई उससे उसको टेक्निकल रिफॉर्म से ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं 1960 के अराउंड में। और इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, इन्होंने धीरे धीरे मॉडर्न प्रैक्टिस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका भी यही चाहता था कि हम लोग मॉडर्न प्रैक्टिस को यूज करें, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक को यूज करें। जैसे HYV सीड, MS स्वामीनाथन फादर थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो शुरू में HYV सीड्स जो राइस है, जवार है, मेज, कॉटन, इनके ऊपर लागू किया गया। ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, बेसिकली राइस और व्हीट के ऊपर आया था कि भाई ये जो है इनका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तेजी से, ये थोड़े सी जगह में ज्यादा आउटपुट निकाल के देते हैं। HYV सीड्स हाई यील्डिंग, मतलब उपज बहुत अच्छी होती है। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया ताकि फसल जो है कीड़े मकोड़े ना खाएं। साइंटिफिक तरीके से खेतीबाड़ी की जाने लगी, यूज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फर्टिलाइजर, ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिस को यूज किया जाने लगा, मतलब साइंस को इन्वॉल्व कर दिया। ट्रैक्टर वगैरह, मशीन वगैरह, ट्यूबवेल, बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं है अब हम, है ना, ट्यूबवेल के थ्रू पानी, और फिर खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर, ये सारी चीजें, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, दीज ऑल आर इंक्लूड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर यही सारी चीजें, मशीनरीज को, बेसिकली मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन्होंने इस्तेमाल किया। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया मिड 1960 1970 में, सबसे पहले 2 फेज में लागू किया। मोर एफ्लुएंट स्टेट लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन जगह पे सबसे पहले HYV सीड्स लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन को अप्लाई किया गया। उसके और राइस और व्हीट के लिए था, बेसिकली जो भी व्हीट ग्रोइंग रीजन थे मेन, ध्यान रखना व्हीट ग्रोइंग रीजन मेन, सेकेंडरी राइस। तो पहला व्हीट ग्रोइंग रीजन, सेकंड जो आया मिड 70 मिड 90 में ग्रीन रेवोल्यूशन सेकंड फेज था, जहां पे HYV सीड्स को अलग अलग स्टेट्स के अंदर ले जाया गया और अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप में भी लागू किया गया। इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मार्केटेबल सरप्लस, इतना अनाज हमारे पास होने लगा था कि अपनी सेल्फ कंजप्शन के बाद उसे मार्केट में हम लोग बेचने लगे। सरकार उस अनाज को ले लेती थी हमसे बफर स्टॉक, है ना, MSP के तहत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत सरकार हमें पैसे देती थी अच्छे खासे और हमसे अनाज लेती थी, उसके बफर मेंटेन करती थी। उससे लो इनकम ग्रुप को फायदा होने लगा ग्रीन रेवोल्यूशन से, क्योंकि पैदावार बढ़ गई, सप्लाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली रेट कम होगा, सस्ते में लोग खरीदते थे उसको, और प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बढ़ गई। ठीक है, राइज इन प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ध्यान रखना पब्लिक सेक्टर सारी चीजें अपने हाथ में रखती थी 1950 से 1990। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का पैसा नहीं था, पब्लिक सेक्टर इनकम जनरेट कर रही थी, रोजगार दे रही थी लोगों को। प्राइवेट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं था, सरकार के पास स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर था, सरकार इनकम जनरेशन कर रही थी, सरकार अलग अलग जगह नौकरी दे रही थी ना, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे अदर PSU के अंदर हो। तो सरकार देश की मेजर इनकम को गवर्नमेंट कंपनी से आता था। अगर आप देखो अपने दादा परदादा जो होंगे वो ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी में होंगे, क्योंकि पहले सरकारी नौकरियां हुआ करती थी, सरकारी कंपनियां हुआ करती थी। धीरे धीरे आजकल प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से सरकारी नौकरी लगती नहीं है। सोशल वेलफेयर का भी सरकार का मुद्दा था, सरकार इसी वजह से सारी चीज अपने हाथ रखती थी कि प्राइवेट को देंगे तो प्राइवेट मुनाफा कमाएंगे, और अभी देश आजाद हुआ है, इतना पैसा नहीं है देश के लोगों के पास कि आप उन्हें लूटो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, पहला फेस आया 1948 में, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का जो सेकंड फेस आया वो 1956 के अंदर आया, सेकंड फेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब यहां पे जो है वो 3 स्केड्यूल थे, स्केड्यूल A, B, C। इन्होंने कहा स्केड्यूल A
के तहत 17 ऐसी इंडस्ट्रीज पे हम ही काम करेंगे, हम ही बनाएंगे भैया, आप इसमें नहीं घुस सकते। यानी आप जो है वो आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन स्टील, हैवी मशीनरी, मिनरल ऑयल, कोल, एयरक्राफ्ट ऑयल, रेलवे, शिपिंग, इसमें आप एंट्री नहीं ले सकते। शेड्यूल बी में जो इंडस्ट्रीज हैं, 12 इंडस्ट्रीज हैं, इसमें आप आके हमारे साथ हेल्प कर सकते हो, काम कर सकते हो, खोलेंगे हम ही इसको। फर्टिलाइजर, एल्युमिनियम, मशीन टूल, अदर माइनिंग एक्टिविटी, ये सब। शेड्यूल सी के अंदर जो है वो बाकी बची कुछ ही इंडस्ट्रीज है जहां पे प्राइवेट लोग अपना काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्राइवेट लोगों के हाथ काट दिए, सारा काम अपने पास रख लिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ध्यान रखना 1950 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लिमिट जो थी वो 5 लाख थी, और 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं कार्वे कमेटी, उसने एसएसआई को मान्यता दी, एसएसआई को रेकॉग्नाइज किया। एसएसआई जनरली लेबर इंटेंसिव यूज करते हैं, आसपास छोटे छोटे कारखाने चलाते हैं, जिसका 40-45% जो है एक्सपोर्ट ये करते हैं। मतलब देश की 45% एक्सपोर्ट अराउंड जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर रही है, आसपास के लोगों को रोजगार दे रही है, काफी अच्छा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सरकार ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए हैं, टैक्स कंसेशन दिया है, प्रोडक्ट को रिजर्व कर लिया कि भाई आप ही ये प्रोडक्ट बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता। आज की डेट पे इसकी जो लिमिट है वो है द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 10 करोड़। आज की डेट पे 10 करोड़ है, 1 करोड़ 16 में था और 1950 में क्या था, 5 लाख रुपए की मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल क्या था, रोजगार दे रही थी, एक्सपोर्ट में अराउंड 45% एक्सपोर्ट ये कर रही थी, और आसपास के लोगों को रोजगार देने से उनका वेलफेयर भी हो रहा था। इनके बारे में कुछ बातें ध्यान रखना। फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट प्रशांत चंद्र महालनोबिस, सेकंड 5 प्लान में इनका मॉडल यूज किया गया था 1956 से 1961 तक। इनको बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इन्होंने जनसंख्या की शुरुआत की थी और इन्होंने स्टैब्लिश किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। देश के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई इसको बॉटलनेक बना दिया गया, बाहर से चीजों को इंपोर्ट आप कम करो, क्योंकि आप देश के अंदर ही से सामान खरीदो। मैं बाहर से नहीं खरीदूंगा, सरकार चाहती थी मैं देश के अंदर से खरीदूं। सरकार ने एक पॉलिसी अपनाई, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि बाहर से इंपोर्ट ना करके उन्हीं चीजों को देश के अंदर आप बनाओ। इसके लिए उन्होंने टैरिफ और कोटा लगाया। टैरिफ मतलब टैक्सेस की, बाहर से अगर आप सामान इंपोर्ट करोगे तो हैवी टैक्स लगाएंगे, वो सामान महंगा हो। जैसे हार्ले डेविडसन की बाइक, BMW, ये सब चीजें जो बाहर से आती है ना चीजें, उन पे कई बार 100% तक का भी टैक्स लग जाता है इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से। इंडिया में वो बहुत महंगी हो जाती है। सरकार चाहती है आप इंडिया से बाहर से ना खरीद के इंडिया से खरीदो, देश के लोगों से खरीदो, उनको फायदा पहुंचाएगा। स्वदेशी चीजों को यूज करो। कोटा का मतलब था क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस की भी कोटा लगा दिया कि भाई ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी से ज्यादा आप बाहर से चीजें नहीं मंगा सकते। एक लिमिट लगा दी क्वांटिटी की, ताकि देश के लोगों से खरीदो, आप बाहर से ना खरीदो, देश के लोगों को सपोर्ट करो। 1990 तक ये सोच थी। हालांकि उसके बाद पूरा का पूरा सिनेरियो बदल गया, जो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। यहां तक आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छे से रिवीजन हो गया होगा पूरे के पूरे चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।